सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। और नई सीरीज की शुरुआत है। ऐसे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा बिल्टअप क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्केट्स में कौन से स्पेसेस हैं, स्टॉक्स है जहां पर एक्शन है। चलिए तो विस्तार से देखते हैं पूरे मार्केट के चेक को और निफ्टी पर नजर रखिए। बहुत देर से सीमित दायरे में, एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि कल मार्केट हॉलीडे है, तो इसके चलते थोड़ी सी नर्वसनेस के साथ पोजीशन यहाँ पर बिल्टअप हो रही है। बिल्कुल फ्लैट निफ्टी। बैंक निफ्टी को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन में काफ़ी बार लाल से हरे निशान और फिर से लाल निशान ये देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप पॉइंट्स के लिहाज से देखें तो कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं है। सिर्फ 80 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए नजर आएगी। ओवरऑल मार्केट के इंडिकेशंस आपको क्या बता रहे हैं, इसे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको सेक्टर का हीट मैप दिखा देता हूं। और इंडिया विक्स जो कि 8% नीचे है, अब तो 15 के नीचे भी जा चुका है। ये इंडियन मार्केट्स के लिए अनसर्टेनिटी के लिहाज से थोड़ा सा बेहतर है। बाकी स्पेसेस के लिहाज से आप देखें तो मेटल स्पेस कमाल कर रही है, हालांकि ये भी थोड़ा सा ऑफ हाइज हो गया है। अभी 2% की तेजी है। रियल्टी 1% ऊपर है। कैपिटल गुड्स में तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि सीमेंट्स के नतीजों का असर है। ऑटो में रफ्तार है। डिफेंस एज अ पैक ठीक ठाक कर रहा है। पीएसयू बैंक्स बढ़िया, लेकिन क्या क्या कमजोर है? आईटी कमजोर है, ऑयल एंड गैस की बास्केट कमजोर है, एफएमसीजी थोड़ा सा दबाव बना रहा है और बैंक निफ्टी कारणीय की खबरों के बीच एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा दबाव बना रहा है। और इसी के चलते आप देखें तो यहाँ पर ये सेक्टर की स्पेसिफिक फार्मा और मेटल्स यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं ट्रेड्स के लिहाज से। अब समझते हैं कि एफएनओ की ब्रेथ आपसे क्या कह रही है, यानी मार्केट में कौन से स्टॉक्स में पोजीशन कैसी बन रही है और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से इसे कैसे समझना चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पर आ गया डेटा, जिसमें आपको पता चल रहा है कि लॉन्ग 84 स्टॉक्स में बन रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग हो रही है 39 स्टॉक्स में, नए शॉर्ट बन रहे हैं 64 और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है 27 शेयरों में। यानी अभी तक की जो मार्केट की एफएनओ की बिल्टअप की अंडरटोन है, ये बुलिश ही इंडिकेट कर रही है। स्टॉक्स जहां पर लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, अदानी समूह के स्टॉक्स अनस्टॉपेबल है। सीजी पावर ने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, नाल्को ऊपर है। और क्योंकि सीजी पावर चल रहा है तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट तो श्योरली चलेगा, 4% ये भी ऊपर है। एक्साइड में बड़ी तेजी है। शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ओरेकल फाइनेंस बहुत बढ़िया तगड़ा ब्रेकआउट है स्टॉक में। स्विगी ऊपर है, हिताची एनर्जी कल नतीजों का इम्पैक्ट था, कल नहीं चला आज चल गया। मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर भी देखें तो तकरीबन 4% के गेंस नजर आ रहे हैं। तो ये तो तेजी वाले स्टॉक्स हैं, लेकिन मंदी के लिहाज से फ्रेश शॉर्ट्स कहाँ पर बन रहे हैं? नतीजों के बाद ओएनजीसी में निराशा, 4% नीचे। एलआईसी में अभी थोड़ी देर पहले ओएफएस की खबर आई और स्टॉक लुढ़क गया। एमसीएक्स 2.5% नीचे। कोल इंडिया ओएफएस की खबरों के बीच आपको 2% नीचे नजर आएगा, लेकिन कोल इंडिया का इंट्राडे चार्ट आप जरूर देखिए, कहाँ खुला था और अब कहाँ कारोबार कर रहा है। ऑयल इंडिया एनर्जी बास्केट के साथ इसमें भी दबाव है। आईटीसी एक्स डिविडेंड हुआ, इसका असर आरवीएनएल लगातार कमजोर, मैक्स फाइनेंशियल्स, आइनॉक्स विंड और एचडीएफसी बैंक ये भी मार्केट्स में ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि दबाव के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन इस शो की खास बात है कि हम आपको इंडेक्स पर भी रणनीति बड़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं कि इंडेक्स में कौन से लेवल आपको वॉच करने हैं और उसके हिसाब से फिर हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि ट्रेड कैसे करना चाहिए। डेटा आपकी स्क्रीन पर। अब लॉजिकल तौर पर देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा हर्डल बना हुआ है वो है 24,000 और 24,000 पर आप देखें तो तकरीबन 1 करोड़ शेयरों का राउंड फिगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट है। 24,000 के पार जाके रुकता है, टिकता है, तब आप देखें तो कॉल राइटर्स थोड़ा सा पेन महंगे, पोजीशन अनवाइंड करेंगे और फिर यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। सिमिलरली 24,100, 24,200 स्वाभाविक है कि यहाँ पर भी बिल्टअप आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अभी ये फिलहाल दूर है। पुट साइड में आप अगर सपोर्ट ढूंढना चाहें तो 23,900 ये एक छोटी रेंज का सपोर्ट यहाँ पर लग रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुट राइटर्स हैं तकरीबन 83 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर 23,900 के नीचे हम टिकते हैं तब आप समझिएगा कि थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है, इसके लिए इस पर फोकस करना चाहिए। बैंक निफ्टी देखते हैं तो बहुत ही छोटी सी रेंज में कारोबार है और इनफैक्ट अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखें तो ये भी आपको ये इंडिकेट करेगा कि कोई खास नहीं। वैसे तो सीरीज का पहला दिन ही है, तो ऐसे में आपके पास एक तो 56,000 पर 7 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 55,500 जो कि फिलहाल के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, 4,92,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और सिमिलरली अगर आप नीचे की तरफ सपोर्ट ढूंढना चाहेंगे तो 7,36,000 शेयरों के ओपन इंटरेस्ट के साथ 55,000 ये एक स्तर है जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ढूंढने का प्रयास करके चल सकता है, जो कि फिलहाल इस भाव से
500 अंक नीचे है। तो ये रहा डेटा आपकी स्क्रीन पर। एफएनओ की ब्रेथ भी हमने समझ ली। तो मार्केट में छुट्टी से पहले एक थोड़ी सी सुस्ती भरे एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पूरा डेटा के बाद ट्रेड कैसे करना चाहिए बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। अभी जस्ट हमने डेटा देखा, मार्केट में देखें तो एक दिन की छुट्टी से पहले ही लग रहा है कि अब वो छुट्टी वाला मूड आ चुका है। निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। कैसे डेटा रीड करेंगे सर और क्या ट्रेड बनेंगे? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, निफ्टी में रोल ओवर एक्टिविटी देखें तो निफ्टी में 70% के आसपास रोल ओवर हुए, जो कि 3 मंथ 6 मंथ एवरेज से लोअर साइड पे अराउंड 2.5 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट शेड होते हुए दिखा। वहीं हम देखें तो बैंक निफ्टी के रोल ओवर में रोल ओवर परसेंटेज अगर देखें तो स्लाइटली 75% के आसपास रोल ओवर हुए, जो कि पिछले 2 महीने 3 महीने 6 महीने के रोल ओवर के एट पार थे। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में एडिशन भी आते हुए दिखा है। मार्केट वाइड रोल ओवर एट पार ही रहा देखने को मिला है। हमने देखा 94% के आसपास रोल ओवर देखने को मिले। जिस तरीके का सीरीज का परफॉर्मेंस था मई सीरीज में, हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है निफ्टी में। 24,000 जैसा कि आपने अभी डेटा में भी बताया, यहाँ पे एक मेजर कॉल राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिली। इवन मे सीरीज में भी थ्रू आउट द मे सीरीज 24,000 में मेजर कॉल राइटिंग एक्टिविटी थी, और हमने देखा कि एक्सपायरी भी उसके नीचे ही होते हुए दिखी थी। अभी भी 24,000 24,050 की जो मेजर कॉल राइटिंग एक्टिविटी है, उसको अभी भी सरपास करने में कामयाब नहीं हुआ है निफ्टी। तो हमें लगता है जब तक 24,100 का ब्रेकआउट निफ्टी स्पॉट पे नहीं होता है, ये एक रेंज बाउंड दायरे में रहेगा। और यहाँ पे हमें लगता है 23,800 से 24,050 ये एक रेंज रहेगी निफ्टी की। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ से बड़ा डायरेक्शन अनफोल्ड करेगा। बट लुकिंग एट द ब्रॉडर मार्केट रिएक्शन, हमें लगता है कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद हायर साइड पे ही ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा, क्योंकि मार्केट में देखें तो काफी कुछ मिड कैप स्मॉल कैप एज वेल एज लार्ज कैप स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट बना है। तो हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। 23,950 23,920 के आसपास अगर निफ्टी स्पॉट मिलता है तो वहां पे बाय करने की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होंगे करीब 23,820 के। अपसाइड में 24,050 24,100 के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी 55,000 के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है वो करीब 54,800 के आसपास है। तो जब तक 54,800 का लेवल इंटेक्ट है, हमें लगता है ये मोमेंटम हायर साइड पे बनते हुए दिखेगा। बट अभी जो मेजर सप्लाई जोन है 55,400 से 500 की जोन में बना हुआ है, वो क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार वो लेवल क्रॉस होते तो हमें लगता है अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी बनेगी। तो यहाँ पे भी बाय करने की ही सलाह है। बैंक निफ्टी में 54,800 स्पॉट पे स्टॉप लॉस होंगे। अपसाइड के टारगेट 55,400 55,500 की तरफ हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो डेटा बड़ी बेहतरीन तरीके से सर ने समझा दिया। नज़र रखिएगा जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए, मोटे मोटे लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। निफ्टी के लिए बड़ा कैटलिस्ट और ट्रिगर पॉइंट ये बनेगा जब 24,100 के पार टिक जाता है, तब आप देख सकते हैं कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी अभी 54,800 के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तेजी यहाँ पर डेटा सजेस्ट कर रहा है और फिर आपको 55,400 55,500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी बैंक यहाँ पर 400-500 अंकों की रैली है, लेकिन सपोर्ट का ध्यान रखिएगा। लेवल्स आपके साथ शेयर करती हैं तो यहाँ पर रखिएगा आप खास नज़र। अच्छा सर, इंडेक्स पर तो हमने रणनीति बना ली, स्टॉक्स में भी ज़बरदस्त एक्शन है। इनफैक्ट कंपैरेटिवली देखें तो इंडेक्स से ज़्यादा मज़ा अब आजकल स्टॉक्स में आ रहा है। कौन से 3 स्टॉक्स होंगे सर? तो बिल्कुल देखिए आशीष जी, सेंटिमेंट जैसे ही मार्केट के इम्प्रूव हुए तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बिल्कुल यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। और निफ्टी एक रेंज बाउंड दायरे में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला। तो काफी स्टॉक्स में मोमेंटम बने हुए। तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो कैपिटल गुड्स स्पेस से क्यूमिंस इंडिया यहाँ पे पसंद आ रहा है। कंटिन्यूटी ऑफ अपट्रेंड है, सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। कंफर्टेबली अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है क्यूमिंस इंडिया यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 5,650 से 5,700 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 5,490 के आसपास।
वहीं हमें दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से पसंद आ रहा है, और उसमें हमें लगता है ग्लेनमार्क फार्मा को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा में अगर हम देखें तो जो एक हमने वॉलेटिलिटी देखी थी पिछले कुछ दिनों में, ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके स्टॉक ने वहां से वापस एक अच्छा पुलबैक का ट्रेड बनाया है। तो हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है वापस अपने 2400 2440 के लेवल को सरपास करने का। तो ग्लेनमार्क फार्मा फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 2450 2480 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउनसाइड स्टॉप लॉस होगा करीब 2320 के आसपास। वहीं तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें जो पसंद आ रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्री का। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है, काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन स्टॉक में हमने ये करंट वीक में देखी है। हालांकि आज भी स्टॉक को देखें तो करीब 6.5% के आसपास के गेन यहाँ पे आते हुए दिखे, बट जिस तरीके का फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक पे आया है, जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप बने, हमें लगता है एक्साइड में यहाँ पे मोमेंटम 410 से 415 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 382 के आसपास। 382 के स्टॉप लॉस के साथ एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो कि फिलहाल के लिए देखें तो एफएनओ की लिस्ट में बड़े गेनर्स की लिस्ट में कतार में शुमार हो रहा है। अब 3 आइडियाज़ है, मैं फटाफट एक बार आपको रिकैप करके बता देता हूं। एक तो कमेंस है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नतीजे आने हैं, लेकिन सीमेंस के नतीजों के बाद पॉजिटिव रिएक्शन है, तो कमेंस भी चमक रहा है। 5490 का स्टॉप लॉस और फिर 5650 और 5700 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा एक दूसरा स्टॉक है जहाँ पर 2450 2480 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, और एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको अक्यूमुलेट करने की सलाह दी है सर ने। 410 और 415 के टारगेट हैं, 382 का है स्टॉप लॉस। तो चलिए इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स की करेंगे बात। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं शो में आगे। एआई को नहीं अपनाना सबसे बड़ा रिस्क होगा, ये कहना एडलवाइस फाइनेंशियल्स के अजय शर्मा का सीएनबीसी आवाज़ के भारत इकोनॉमिक संवाद समिट में हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि आईटी कंपनियों को जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी एआई अडॉप्शन करना होगा। क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। हमारी ट्रेडिशनल आईटी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, ये इस समय कहाँ स्टैंड करती हैं? क्योंकि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट पढ़ रहा था कि अब एक वो दौर आने वाला है कि एआई इतना महंगा हो जाएगा कि कंपनियों को वापस आईटी कंपनियों के पास आना पड़ेगा कि आप ही कर दीजिए हमारा काम। देखिए, मैं इसमें थोड़ा दुविधा में हूँ। एआई बहुत महंगा नहीं होगा क्योंकि चाइना एआई को सस्ता करता रहेगा। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको आज ड्रोन बनाना है अनुज जी, $3 में एक फ्लाइट कंट्रोलर मिलता है। ओके, आई हेट टू से दिस इन मीडिया, बट फॉर $20 यू कैन मेक अ ड्रोन विद अ बॉम्ब। ओके, एंड यू कैन मेक इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। चाइना ने क्या किया है, चीजें इतनी सस्ती कर दी हैं, इतनी सस्ती कर दी हैं कि कोई भी कुछ भी बना सकता है। और आप देखिएगा, एक चार्ट पे मैंने एक फ्रेज यूज किया है, ओपन सोर्स एंड ओपन वेट्स। ठीक है, अमेरिका के जितने एआई मॉडल्स हैं दे आर मोस्टली नॉट ओपन सोर्स, एक्सेप्ट गूगल का जेमा शायद। लेकिन ओपन वेट ये जो टर्म है, इसका मतलब ये है कि आप उस मॉडल को ट्वीक भी कर सकते हैं। ट्वीक का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। अमेरिका का अगर आप एआई मॉडल आज लेंगे, आप बायोलॉजिकल वेपन उससे नहीं बना सकते। आप दवाई बना सकते हैं, आप वायरस नहीं बना सकते। इफ यू कैन चेंज वेट्स ऑफ अ सर्टन मॉडल विच इज ट्रेन्ड इन से बायोलॉजी, you can create other things also. Open weight का मतलब ये है। So सस्ता AI with open source, open weight आज सबके लिए अवेलेबल है। So हम ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि हम चीजें नहीं बना सकते। Now coming to IT services, IT सर्विस का मॉडल क्या है? 50 से 60 लाख लोग जो सस्ते डेवलपर्स हैं, जो सपोर्ट करते हैं। अगर आपको कोड लिखना, कोड मेंटेन करना, कोड टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको लोगों की जरूरत कम पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 50 लाख लोगों की जरूरत मुझे ही लगता है लगेगी, लेकिन 50 लाख लोगों से आप 5 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं 50 लाख टोकन्स यूज करके। दिस इज द न्यू वर्ल्ड वेयर, सिंपल एग्जांपल है, एक जमाने में हम बोरा उठाते थे, मैं और आप मिलकर कितने 10-20 बोरियां उठा सकते हैं। फिर फोकलिफ्ट आ गई। अगर मेरे पास फोकलिफ्ट है, मैं 1000 बोरियां उठा सकता हूं।
सो मैन विथ अ फोकलिफ्ट इज बेटर देन अ मैन विदाउट अ फोकलिफ्ट, सीधी सी बात है. सो मैन विथ एआई or a woman with AI is far better than someone without AI. So anyone who learns to use AI is like a farmer with a tractor. A farmer with a tractor किसी भी समय एक आम किसान को बीट कर देगा. सीखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, सस्ता बनाना पड़ेगा, हमें वहां जाना पड़ेगा. जब तक वहां नहीं जा रहे हैं हमें मॉडल यूज करके अपने मुताबिक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. हमारा इंपोर्ट कॉस्ट टोकन का बढ़ने वाला है. और हमको सबको एआई सीखनी पड़ेगी. देखिए, अगर आपको नए ज़माने की नए हथियारों की लड़ाई लड़नी है तो नए ज़माने का हथियार एआई है. कल की लड़ाई आप बीते हुए गए हुए कल की लड़ाई से नहीं लड़ सकते. तो पुराने ब्रह्मास्त्र अब काम नहीं आएंगे, हवाई जहाज काम नहीं आएंगे, आपको छोटे छोटे बहुत सारे ड्रोन्स चाहिए. एआई इज मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस. देयर इज जस्ट नो टू वेज. एआई को अडॉप्ट करने में रिस्क कितना है? सर, नहीं करने में रिस्क है, करने में कोई रिस्क नहीं है. थैंक यू सो मच. एक जोरदार तालियां हो जाएं अजय जी के लिए इस इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए. थैंक यू. तो बिल्कुल एआई को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं. तो चलिए इसी नोट पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे सस्ता ऑप्शन. करेंगे. दो चीजें यहाँ पर हैं बात करने के लिए. हमारे साथ एशिया फार्म ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हैं. अतुल जी, दो चीजें हैं आपसे बात करने के लिए. एक तो मॉनसून जो कि डिलेड है, और दूसरा इंडोनेशिया जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है. मॉनसून से शुरुआत कर लेते हैं. और आईएमडी ने कहा था कि 26 मई को हम केरला में यहाँ पर ऑनसेट होता हुआ देखेंगे, जो कि हुआ नहीं है. और जो लेटेस्ट आईएमडी की वीकली रिपोर्ट है वो ये जताती है कि अब मॉनसून ऑनसेट केरला में 28 मई से 2 जून के बीच में हो सकता है. और ऑनसेट थोड़ा सा वीक रहने की भी उम्मीद है, ऐसा स्काईमेट ने कहा है. प्रोग्रेस थोड़ी सी यहाँ पर ढीली रह सकती है. अब इन सब चीज़ों के साथ आपको क्या लगता है, क्या कंसर्न्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर के लिए? इंडियन एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर जो मतलब रेनफेड है एरिया, लाइक सेंट्रल इंडिया जहाँ सोया पैदा होता है, या पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र वगैरह, जो रेनफेड है उसको तो तकलीफ हो सकती है अगर मानसून टाइमली और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं रहा तो. अभी तक की जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके बेसिस पे अगर हम लोग स्पेकुलेट करें तो मैं समझता हूँ सोयाबीन को तकलीफ हो सकती है, पल्सेस को तकलीफ हो सकती है. बट आई वुड स्टिल नॉट जंप एट एनी कंक्लूजन, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में भी अपना जो मानसून हिट होता है वो 1 जून को ही हिट होता है केरला में. तो इस बार कोई देर तो हुई नहीं है. जो अर्ली एक्सपेक्टेशन था वो जरूर बिलाई हुआ है. तो ओवरऑल मैं नहीं समझता आज की तारीख में हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है. तो जो भी तकलीफ़ें आएंगी, अगर मानसून कमज़ोर रहा तो तकलीफ़ें ज़्यादा आएंगी रबी के अंदर. और जहाँ तक खरीफ है, खरीफ में सोयाबीन एक बड़ी क्रॉप है ऑयल सीड में, और वो ज़रूरत से ज़्यादा तेल तो उससे आता नहीं है. 18% की तेल होता है उसमें. मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा हम लोगों को फिक्र की कोई बात है. बट हाँ, अगर ये सबसॉइल मॉइस्चर इफेक्ट हुआ तो रबी कुड बी इन ट्रबल. और रबी अपना मेजर मस्टर्ड है और ये है क्या नाम, वीट, उसको तकलीफें आ सकती हैं. पर लेट अस सी हाउ थिंग्स पैन आउट. आई गेट अतुल जी आपका पॉइंट कि एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंता सिर्फ इस बात की है कि आईएमडी ने डेट पहले दी थी और मॉनसून हैजंट केप्ट ऑन विद दैट डेट. आप जब कह रहे हैं कि अभी चिंता की बात नहीं है, आपको चिंता कब होनी शुरू होगी? हमको चिंता शुरू होगी रफली अगर अगस्त तक का स्प्रेड ठीक नहीं रहा तो, क्योंकि अगस्त सितंबर इज द टाइम व्हेन द पॉट फिलिंग एक्चुअली टेक्स प्लेस. तो उस पीरियड में अगर पानी नहीं गिरा, वेदर इट इज क्या नाम गन्ना हो या अपनी पल्सेस हो या सोयाबीन हो या ग्राउंडनट हो, तो वो पीरियड एक थोड़ा सा फिक्रमंदी का पीरियड होता है. पर इसमें तो क्या है कि जून मंथ में आराम से वो क्या नाम सोइंग हो जाएगी. और जो सोइंग तो 15 जुलाई तक भी चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. अब दूसरा बड़ा मुद्दा अतुल जी यहाँ पर इंडोनेशिया को लेकर है, जहाँ पर रोज एक हेडलाइन बनती हुई नजर आ रही है. पहले ये कि एक्सपोर्ट सिर्फ स्टेट एजेंसी से होगा, दूसरा ये कि हम फेयर प्राइस देंगे, कॉम्पिटिटिव नहीं होगा या अंडर प्राइसिंग नहीं होगी. अब ओवर इनवाइसिंग, अंडर इनवाइसिंग के ऊपर काफ़ी सारा है. 10 कंपनीज के नाम भी यहाँ पर निकल के आए हैं. पूरा मुद्दा कैसे देखते हैं, इंडोनेशिया का ये स्टेप कैसे देखते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट साहब हैं
वो ट्रम्प जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। वहाँ पे मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इंडोनेशिया में लग रहा है मीगा, मेक इंडोनेशिया ग्रेट अगेन। Indonesia was already great. There was no reason why Indonesia should start looking towards that. But all these things are indicating, एक ही चीज indicate कर रही हैं कि Indonesia is also moving towards canalization of all their major commodities, whether it be coal or whether it be palm, और they have a mistaken notion कि सरकारी कंपनियां ज्यादा बेहतर काम करती हैं प्राइवेट सेक्टर के बजाय। और हिंदुस्तान का अपना खुद का तजुर्बा है कि हिंदुस्तान में भी सब चीज कैनलाइज हुआ करती थी एक जमाने में, एसटीसी, पीईसी और एमएमटीसी के थ्रू। ग्रेजुअली हिंदुस्तान ने अंडरस्टैंड किया कि इट डिड नॉट वर्क। और अगर आप इंडोनेशिया की सक्सेस की बात करें पाम के अंदर, तो मैं समझता हूँ वो बहुत हद तक प्राइवेट सेक्टर की देन है एंड गुड पॉलिसीज, और जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ। इन दिनों में लग रहा है कि जैसे पिछले कुछ दिनों पहले सुना था कि 4-5 लाख हेक्टेयर को नेशनलाइज कर दिया। अब बातें हो रही, सारी जो एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडोनेशिया है वो वाया जो एक नई एजेंसी बना रहे हैं उसके थ्रू होगा। मैं समझता हूँ ये सब चीजें ट्रेड को तो डेफिनेटली अफेक्ट करेंगी और सप्लाई चेन को भी डिस्टर्ब तो करेंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो मनूवरेबिलिटी रखता है वो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट बॉडी को थोड़ा तकलीफ रहेगी। इसमें तो हिंदुस्तान को वो रहना चाहिए कि ये डिस्टर्ब कर सकता है, पर इसका एक असर ये हो सकता है कि हिंदुस्तान की डिपेंडेंस मलेशिया पे और शायद थाईलैंड के ऊपर ज्यादा बढ़ जाए और इंडोनेशिया पे कम होती जाए। ये एक डेफिनेट हो सकता है। ऑलराइट, तो इंडोनेशिया के स्टेप्स का इंपैक्ट इंडिया पे आ सकता है। ऑफ कोर्स देखना होगा। एज ऑफ नाउ भी ये सिर्फ कॉन्वर्सेशंस हैं, क्या ट्रांजिशन है, क्या डिटेल्स है, वो यहाँ पर निकल के आना बाकी है। लेकिन जैसे अतुल जी हमें कह रहे हैं कि ट्रेड पर और सप्लाई चेन दोनों पर इसका इंपैक्ट शायद देखने को मिलेगा ही। अतुल जी बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। मॉनसून और इंडोनेशिया दोनों ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पर अपनी राय भी देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे